नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं देवभूमि देहरादून से खबर, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से शिष्टाचार भेंट की है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी मौजूद रहे। तो केंद्रीय राज्य मंत्री से मुलाकात हुई और केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह शिष्टाचार मुलाकात की। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी मौजूद रहे। तो केंद्रीय राज्य मंत्री ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की है। तो मनसुख भाई मांडविया ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से शिष्टाचार मुलाकात की। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी उस जगह मौजूद रहे। तो मनसुख भाई मांडविया ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से शिष्टाचार मुलाकात की है। उसी दौरान की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मदन कौशिक भी उस दौरान वहां पर मौजूद रहे। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, मदन कौशिक और मनसुख भाई मांडविया की यह तस्वीर। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गौलापार हल्द्वानी से आईएसबीटी शिफ्ट करने के विरोध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में जवाब दाखिल नहीं करने को बेहद गंभीरता से लेते हुए सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए अंतिम मौका दिया। 3 सप्ताह में जवाब दाखिल नहीं करने पर कोर्ट कार्रवाई करेगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिवट और न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ ने गौलापार निवासी सामाजिक कार्यकर्ता रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि 2008 और 9 में सरकार ने गौलापार में आईएसबीटी बनाने का निर्णय लिया। सर्वे के बाद गौलापार में वन विभाग की 8 हेक्टेयर वन भूमि का चयन हुआ। 2015 में भारत सरकार ने वन भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी, जिसके बाद सरकार द्वारा वन भूमि से 2625 पेड़ों को निस्तारण करने के साथ ही सरकार और निजी एजेंसियों द्वारा 11 करोड़ खर्च किए गए। 2018 में सरकार ने अचानक निर्णय लिया कि आईएसबीटी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के समीप 3 पानी में आईएसबीटी बनाया जाएगा। के आसपास सरकार ने एक निर्णय लिया था कि आईएसबीटी बनाई जाएगी और हल्द्वानी में कहीं, तो उसके बाद एक सर्वे हुआ। उसके बाद गौलापार में ये एक ज़मीन फाइनल करी गई। ये वन विभाग की भूमि थी। 8 हेक्टेयर भूमि जो कि पूरा जंगल था, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मांगी गई और इस शर्त पे परमिशन मांगी गई, इस कारण से कि हल्द्वानी में इसके अलावा कोई भूमि उपलब्ध ही नहीं है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2015 में परमिशन दी, जिसके बाद लगभग 2625 पेड़ इनकी ये कहते हैं हरे पेड़ काटे गए और लगभग 8 हेक्टेयर में पूरा जो जंगल था वो साफ किया गया। और उसके बाद सरकारी खजाने से लगभग 11 करोड़ रुपए अभी तक खर्च कर चुके हैं 2018 तक। 2018 में सरकार अचानक से एक निर्णय लेती है कि हम अब आईएसबीटी यहाँ नहीं बनाएंगे। तो 2018 में याची ने ये याचिका इस प्रश्न के साथ लगाई कि बिना किसी कारण के जो ये आईएसबीटी शिफ्ट करने का डिसीजन लिया गया है वो क्यों लिया गया। तो माननीय न्यायालय ने वो सुनने के बाद लगभग 3 या 4 बार इन्हें समय दिया कि आप कारण बताइए, पर अभी तक कारण नहीं दे पाए। किस कारण से ये कैंसिल कर रहे हैं ये नहीं बता रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पूछा है कि आप किस कारण से पुरानी परमिशन को कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो आज विधानसभा में फहराया गया 101 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने यह राष्ट्रीय ध्वज फहराया। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल की पहल पर स्थापित किया गया 101 फीट ऊंचा ध्वज। कार्यक्रम में कई विधायक, दायित्वधारी और अधिकारी शामिल हुए। ध्वजारोहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष रणजीत भगत भी शामिल हुए। आपका मुख्य देकर के स्वागत करेंगे। विधानसभा की आन बान और शान, विधानसभा की आन बान और शान, इसका प्रतीक मदद को आज 101 फुट तिरंगे का यहाँ ध्वजारोहण हुआ। उसके लिए सबको बहुत बधाई देता हूं। निश्चित रूप से मेरे मन में बहुत पहले से कल्पना थी कि जहाँ उत्तराखंड की विधानसभा, जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं और संवैधानिक दृष्टि से भी इसकी अपनी एक मान्यता है, तो संविधान के प्रति जिस प्रकार से हम लोग यहाँ काम करते हैं, तो ऐसे में क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि जिसे हम कहते हैं, वीरों की भूमि के रूप में भी इसे जाना जाता है और तिरंगा जो हमारी आन बान शान का प्रतीक है, इसके लिए पिछले दिनों मैंने घोषणा की थी और आज उसका लोकार्पण किया है। और मुझे लगता है कि ये तिरंगा जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहा है। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये खाली एक हमारा कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक है। क्षण में
खबर देहरादून से, जहां पर सीएम से मिले उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच के पदाधिकारी। एक दिन की वेतन कटौती रोकने के लिए जताया आभार। प्रदेश पर लगे हड़ताली तमगे को हटाने के लिए जताया आभार। कार्मिक संघों विभाग के अध्यक्षों के बीच संवाद कायम करने के लिए आभार व्यक्त किया। राज्य सरकार कार्मिकों की समस्याओं के समाधान के प्रति सदैव तत्पर है। प्रदेश के विकास में कार्मिकों की महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है। एक दिन की वेतन कटौती को लेकर यह पूरा मामला सामने आया। प्रदेश पर लगे हड़ताली तमगे को हटाने की कोशिश जारी। राज्य सरकार कार्मिकों की समस्याओं के समाधान के लिए। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय के नए भवन का शिलान्यास कल है। दिल्ली से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत मौजूद रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय का ये शुभारंभ होगा। और आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय के नए भवन का शिलान्यास कल जेपी नड्डा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये शुभारंभ किया जाएगा। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी मौजूद रहेंगे और इस नए कार्यालय का शुभारंभ किया जाएगा देहरादून में। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। हमारे साथ देवेंद्र भसीन जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। देवेंद्र जी, एक नया कार्यालय मिलने जा रहा है प्रदेश बीजेपी को। किस तरीके की खासियत इस कार्यालय की रहेगी? देखिए, पार्टी का विस्तार हो रहा है और इसलिए हमको बड़े कार्यालय की भी आवश्यकता है और साथ ही नई टेक्नोलॉजी आने के साथ उसमें हमें नई सुविधाएं भी और नई तकनीक को भी जोड़ना है। जी। तो नए कार्यालय के अंदर जो है वो जहाँ पर हमारे पदाधिकारियों के कार्यालय होंगे, कक्ष होंगे, वही बड़ा सभागार भी बनाया जाएगा और साथ ही उसको जो नई टेक्नोलॉजी है उससे भी सुसज्जित किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर जो है अन्य जो कार्यालय के लिए जरूरी आवश्यकता है, जैसे कि हमको बड़ी पार्किंग की आवश्यकता होगी, उसका प्रावधान भी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो पार्टी का विस्तार हो रहा है उस दृष्टि से जो वर्तमान कार्यालय है उसको महसूस किया जा रहा था कि हमें बड़े स्थान की आवश्यकता होगी और ये नया कार्यालय जो है आवश्यकताओं को हमारी पूरी करने में सहायक होगा। 2022 के चुनाव भी बेहद करीब है और ऐसे में एक नया कार्यालय मिला है, तो क्या 2022 में ये कार्यालय अपनी भूमिका निभाएगा? क्योंकि तमाम कार्यकर्ता इस कार्यालय में आएंगे और आपने जिस तरीके से कहा कि ये नई टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। कोविड काल में हमने वर्चुअल ताकत को पहचाना है, तो ये मानकर चले कि इसकी जितनी भी कोशिशें रही या जितनी भी इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, 2022 को नजर में जरूर रखा गया होगा। नहीं, बिल्कुल हमारी कोशिश है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बंशीधर भगत जी ने कहा है कि हम कुछ करेंगे कि 2022 तक जो चुनाव से पहले इस कार्यालय को पूरा कर लें और उम्मीद करते हैं ऐसा हो जाएगा। और जैसे कि आपने कहा कि हमने टेक्नोलॉजी को पहचाना है, लॉकडाउन में बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वे लॉकडाउन हो गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नई टेक्नोलॉजी को अपनाया और एक नया उदाहरण दुनिया के सामने रखा। तो उस बात को भी ध्यान में रख करके इस कार्यालय को हम सुसज्जित कर रहे हैं और आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे ध्यान में 2022 का चुनाव और जो नई टेक्नोलॉजी की आज की शक्ति है, दोनों है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। उधम सिंह नगर में पुराने चक्का जाम की 2 घटनाओं में शिक्षा मंत्री, पूर्व सांसद और 3 विधायकों सहित 24 लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। सरकार ने इन मुकदमों को वापस लेने की सिफारिश की थी, लेकिन जिला कोर्ट ने सरकार की सिफारिश को खारिज करते हुए गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। तो वहीं दूसरी ओर काशीपुर में एक दलित लड़की की हत्या के मामले में चक्का जाम किया गया था और मामले को लेकर काशीपुर कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिए हैं। एक जनहित में जब हम लोग विपक्ष में थे उस समय किसी सड़क जाम का एक मुकदमा लग गया था जो हम लोग की जानकारी में नहीं था, लेकिन हमने जमानतें कराई। लेकिन राजकीय कार्य से थोड़ा बिजी होने के कारण हम किसी डेट पे नहीं आ पाए। तो जो कोर्ट के माध्यम से, माननीय न्यायपालिका के माध्यम से हमको समन गया, उसके आदेश के पालन के क्रम में आज मैं यहाँ कोर्ट में आया हूँ और 2 बजे पेशी है, तो कोर्ट के सम्मान में आया हूँ। कोर्ट जैसा निर्देश देगा उसका पालन किया जाएगा। देखिए, ये ना एक 2013 में
2013 में जो है कि एक सचिन नामक लड़के की हत्या हुई थी। सचिन नामक लड़के की हत्या हुई और उसको काशीपुर थाने में, जो कि उसके हत्यारों को खोजा नहीं जा रहा था, तब ये उस समय के प्रदेश प्रवक्ता बल्लाज पासी जी, अरविंद पांडे जी, अन्य कई लोग गए थे ये थाने में कहने के लिए कि भाई इसकी जो हत्या हुई है, ये गरीब व्यक्ति है, इसकी हत्या हुई, इसके हत्यारों को पता लगाइए, ये जानने के लिए गए थे। तो उस समय अब चूँकि अब सरकार भी विपक्ष की थी, ये विपक्ष में थे, ये कहने के लिए गए थे, तो वहाँ पे कोई कार्रवाई ना करने के कारण पुलिस के खींच रहा था मामला। तो वहाँ पे पुलिस ने अभी इनकी इसी बात को सिर्फ विपक्ष में होने के नाते उठाते हुए ये 8/1/13 को 147, 353, 341, 500 IPC में एक FIR धीरेन्द्र कुमार SSI द्वारा दर्ज करा दी गई। वो FIR चल रही थी, वो उसी FIR में, उस FIR में जो मंत्री जी हैं अरविंद पांडे जी, उन्होंने अपनी जमानत करा ली थी समय पे ही, कोर्ट का सम्मन नोटिस आए थे तो उस समय जमानत करा ली थी। अब वर्तमान में जो 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट पेश करी थी, 11 लोगों से। इस समय उस समय के प्रदेश प्रवक्ता बल्लाज पासी जी भी थे, इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से लोग हैं इसमें। देखिए ये ना ये जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय जसपुर में एक प्रदर्शन हुआ था, तो वहाँ की स्थानीय जनता ने प्रदर्शन किया था और बहुत से लोग सम्मिलित थे उसमें। तो हम लोगों को भी सूचना मिली और हम लोग देहरादून जा रहे थे, तो वहाँ प्रदर्शन चल रहा था, तो उस समय में हम लोग उसमें थोड़ी देर को उसमें शामिल हो गए और जनहित के मामले थे। और क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कोई भी जरा सा भी प्रदर्शन करता तो उसके खिलाफ मुकदमे कायम हो जाते थे और भी हम लोगों पे कई जगह मुकदमे कायम हुए। और उस समय में कांग्रेस की सरकार के समय का एक पुराना मुकदमा है और उसमें हमारी सरकार ने वो मुकदमे बहुत से लोगों के वापस लिए, जो कांग्रेस के लोगों के खिलाफ भी मुकदमे थे उनमें से भी कई लोगों के मुकदमे वापस लिए और ये भी मुकदमा वापस लिया। तकनीकी कारण से कुछ ये मुकदमा वापस होने से रह गया है, तो न्यायालय का जो निर्णय होगा उस निर्णय के साथ हैं। माननीय न्यायालय से NBW कुछ हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमारे कई जनप्रतिनिधि हैं और उसमें हम लोगों को 23 तारीख तक कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए आदेश किया गया है। तो इसमें टीमें हमने बना दी हैं और न्यायालय का जो आदेश है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो हेली सेवा के लिए केदारनाथ वन विभाग ने एक आदेश जारी किया है। वन विभाग के मुताबिक केदारनाथ मंदिर जाने के रास्ते में वन जीवों को अशांति से बचाने के लिए वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्रों के ऊपर 600 मीटर की अधिक ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर को उड़ान सुनिश्चित करें। दरअसल ये आदेश केदारनाथ धाम से पंचकेदार के बद्रीनाथ धाम की ओर जाने वाले हेलीकॉप्टर कंपनियों के लिए है। दरअसल इस पिछले दिन तुंगनाथ और रुद्रनाथ के बुग्याल में बहुत कम ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने की शिकायत वन विभाग को मिली थी, जिसके बाद वन विभाग ने निर्णय लिया कि केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य से होकर केदारनाथ मंदिर जाने के रास्ते में हेलीकॉप्टर कंपनियों को अभयारण्य के ऊपर 600 मीटर की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकेंगे। केदारनाथ वन विभाग के DFO अमित कंवर जानकारी देते हुए बताते हैं कि विभाग ने एक स्टडी कराई थी, जिसमें कहा गया था कि जमीन से कम 600 मीटर ऊपर अगर हेलीकॉप्टर जाएगा तो वहां के वन्य जीवों पर कोई विपरीत असर नहीं होगा। हमने कंपनियों को आदेश जारी कर दिया है, निगरानी के लिए मॉनिटरिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। केदारनाथ मंदिर के लिए जाने वाले जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के ऊपर से जो है पास होते हैं, जिसमें एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा एक स्टडी की गई थी और उसमें ये कहा गया था कि ज़मीन की सतह से 600 मीटर हाइट से ज़्यादा ही हेलीकॉप्टर को उड़ना होगा, अन्यथा जो है वाइल्ड लाइफ पे जो है विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो इसी क्रम में हम लोग जो है जितनी हेली कंपनीज वहाँ पे उड़ रही हैं उन सबको 600 मीटर से ऊपर उड़ने की जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारे द्वारा जो है पास कर दी गई है और साथ ही और भी हेली कंपनीज के साथ में इस बारे में जो है मीटिंग भी। डोईवाला विधानसभा में हुई एक और घोषणा को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूरा करते हुए रोडवेज बस अड्डों की सौगात दी, जो कि लंबे समय से स्थानीय जनता द्वारा मांग की जा रही थी। आपको बता दें कि डोईवाला में कोई रोडवेज बस अड्डा न होने के कारण यहां के निवासियों को लंबी दूरी के स्थलों में जाने के लिए देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार बस अड्डे में जाना पड़ता था, जिससे जनता अधिक धन खर्च करती थी तो उन्हें परेशानी भी झेलनी पड़ती थी, जिस पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब डोईवाला वासियों को बस अड्डे की सौगात मिल गई है। यह बस अड्डा डोईवाला के लच्छीवाला में रेशम विभाग की जमीन में बनाया जाएगा, जिसके लिए रेशम विभाग की 2 एकड़ भूमि परिवहन विभाग को आवंटित कर दी गई, जिसका आज स्थलीय निरीक्षण डोईवाला तहसील और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने भी किया और परिवहन विभाग ने इसके बाद यहां पर अपना सर्वे का काम शुरू कर दिया।
अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। कल से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। घट स्थापना के साथ देवी के 9 दिनों की नवरात्रि यानी कि दुर्गा पूजा का शुभारंभ हो जाएगा। हर साल नवरात्रि के साथ एक नए जोश का आगाज माना जाता है, क्योंकि उसके बाद से एक के बाद एक त्योहारों का अंबार लगता है। हालांकि इस बार कोरोना का प्रभाव जो हिंदुस्तान में होली के मौके से दिखना शुरू हुआ था, अब तक दिवाली तक कायम है। इसलिए सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए नवरात्र मनाया जाएगा। तो भगवान से तो दूर नहीं है, भगवान की पूजा करेंगे तो सब दुख दूर करेगी देवी मैया। इसीलिए नवरात्रों का पूजन जरूर होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए देवी मैया। किस तरह से नवरात्र की पूजा करते हैं? हम पहले सुबह नए के नहाते हैं, अपने घर में एक कलश लाते हैं मिट्टी का, उसमें फिर मिट्टी के रेत से जो मिटते हैं उसको देवी मैया और जोत जलाते हैं। वो पूरे अखंड जोत जलती है रात दिन हमारे देवी मैया। हरिद्वार में भेल मजदूर कार्यालय कल्याण परिषद ने कर्मचारियों के साथ भेल के मेन गेट पर वेतन कटौती को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शन अध्यक्ष राजवीर सिंह और महामंत्री कंवरपाल सिंह के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस दौरान परिषद ने भेल के निदेशक मानव संसाधन ने दिल्ली को स्थानीय भेल प्रबंधक के माध्यम से अपनी मांगों को संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। भेल के मजदूरों की अनेक समस्याएं लंबित हैं और जिन पर हर समय प्रबंधिका कोरोना का बहाना लेकर, फाइनेंशियल स्थिति का बहाना लेकर लटकाए हुए हैं। उनको लेकर जो कर्मचारी हैं उन्होंने काफ़ी इंतजार किया और प्रबंधिका को क्या कंपनी को सहयोग भी किया, लेकिन अब बिल्कुल हद हो चुकी। हमें पीपी का भुगतान मई और जून के महीने में हमेशा हो जाता था। उस भुगतान को आज तक करने की बजाय उसके लिए कोई बैठक भी बुलाने का काम प्रबंधिका ने नहीं किया। साथ तो इसी के साथ फिलहाल के लिए देवभूमि में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।